सिलसिला हम जिस मुद्दे से शुरू करेंगे वो मुद्दा है भाषाई विवाद का। भाषाई विवाद सर ऐसा भी हाल में देखने को मिल रहा है जो हाल फिलहाल का है नहीं, है लंबे समय से चल रहा, लेकिन अभी फिर चर्चा में आ गया है। अगर हम देखें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर जगह पर यह बात दिखाई देती है कि भाषाओं के नाम पे लोग लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में यह सुनने को मिला कि बेंगलुरु में वहां के स्थानीय लोगों ने कहा, जो बाहर से लोग आते हैं खासकर कि हिंदी भाषी लोग, कि अगर आपको यहाँ रहना है तो हिंदी की जगह कन्नड़ में बात करनी पड़ेगी। और एक दो दिन पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र में भी यही चीज देखने को मिली है कि यहाँ पे अगर आपको रहना है तो मराठी में बात करनी पड़ेगी। तो आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है, क्या ये सही है या नहीं है? मतलब प्रतिक्रिया किसकी तरफ से हो देखना पड़ेगा ना। जो ऐसा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, एक तो ये सोच सकते हैं। हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एक ये सोच सकते हैं। तो जो लोग ये करते हैं वो तो बेचारे, कोई ऑटो वाला है, कोई टैक्सी वाला है, कोई कुछ सामान बेचने वाला है, वो सब लोग आमतौर पे गरीब मध्य वर्ग के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, या किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जिनको सिखाया गया है। तो जो ऐसा कर रहे हैं वो तो मेरा मानना है कि भोले भाले इमोशनल लोग हैं, जिन्हें किसी ने सेंस ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन भर दी है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि हम अपने ही इलाके में माइनॉरिटी हो जाएंगे, हमारे रोज़गार के साधन हमारे ही इलाके में हमसे कम हो जाएंगे। तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अगर आप किसी भी समाज में भर देंगे तो वो ऐसे बौखलाता है, सामान्य सी बात है। असली गुनहगार ये नहीं होते जो ऐसा करते हैं, असली गुनहगार वो हैं जो उनको उकसाते हैं। उकसाता कौन है? उकसाता वो है जिसको कोई पॉलिटिकल या सोशल या इकोनॉमिक बेनिफिट है। महाराष्ट्र में वही पार्टियां ये कर रही हैं जो विपक्ष में हैं, तो सीधी सी बात है उनको सरकार से हिसाब बराबर करना है। तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाला है, और तमिलनाडु में तमिल वर्सेस हिंदी का मुद्दा 1960s के समय से ही एक इलेक्टोरल मुद्दा है। तो तमिलनाडु में इलेक्शन के साल में हिंदी विरोध का मुद्दा उठे तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है। कर्नाटक में आमतौर पे नहीं होता है, पर कर्नाटक बहुत कम ऐसे राज्यों में है जहां केंद्र सरकार का विपक्ष मौजूद है। तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी टकराहटें ऐसी मिलेंगी, और मेरा ख्याल है कि जो लोग उकसाते हैं उन्हें या तो इलेक्शन जीतना है, या उनमें से कुछ छुटभैया नेता ऐसे भी होंगे जिनको कुछ दूसरी भाषा के बिजनेसमैन से पैसा वसूलना है, हफ्ता वसूलना है। अपनी ताकत से वो हो नहीं सकता है, तो जब आप दिखा देंगे कि मैं समाज पे ताकत रखता हूँ और समाज आपको मार सकता है मेरे कहने पे, तो एक भय पैदा होता है। उस भय की वजह से छोटे मोटे फायदे ये लोग उठाते हैं। सवाल है कि इस पे उन लोगों को क्या करना चाहिए जिनके साथ ये हो रहा है। तो मेरा मानना है कि कानूनी तौर पर तो भारत में कोई किसी को बाध्य कर नहीं सकता। आर्टिकल 19 हमारा संविधान में है, फंडामेंटल राइट है, जिसके अलग अलग हिस्सों में हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं बेंगलोर में जाके या बेंगलुरु में जाके बोलूं या ना बोलूं मेरी मर्जी है। बोलूं तो हिंदी में बोलूं या कन्नड़ में बोलूं मेरी मर्जी है। तो कानूनन तो मुझे कोई मना नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसे में करना क्या चाहिए, एक पॉलिसी भी तो होनी चाहिए हमारी। मेरा मानना है कि अगर आप किसी राज्य में 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गए हैं, टूरिस्ट की हैसियत से गए हैं, छोटे से काम के लिए गए हैं, तो आपको भाषा सीखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ के जो गाइड्स हैं, टैक्सी वाले हैं, शॉपकीपर्स हैं, होटल वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो ज़्यादा भाषाएं सीखें या ऐसे स्टाफ को रखें जो भाषाएं जानता हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज से 7-8 साल पहले मैं एक बार स्विट्ज़रलैंड गया हुआ था। वहाँ की एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। संयोग से ऐसा हुआ कि जो टिकट मेरे पास थी वो किसी और बोगी की थी, मैं किसी और कोच में चढ़ गया। पूरी फैमिली थी। तो टीटी वहाँ पर आया, उसने टिकट चेक की, टिकट गलत निकली। तो हम तो भारतीय तरीके से घबरा गए थे कि अब तो सबके सामने बेइज्जती होगी, ट्रेन से उतारा जाएगा, शायद जेल भेजा जाएगा। पर उस आदमी ने बहुत प्यार से हमें हिंदी में बात की। उससे कहा, नमस्ते, मुझे थोड़ी सी हिंदी आती है, आप घबराएं नहीं। फिर जब इंग्लिश में बात हुई तो थोड़ा सा बात आगे बढ़ी। स्टेशन आया, उसने हमें उतारा, साथ में लेके दूसरे कोच में बिठाया कि ये आपकी सीट है। अब उस एक घटना की वजह से मैं जिंदगी भर कृतज्ञ रहूंगा उस समाज के प्रति।
और शायद मैं 10 लोगों को और बोलूँगा कि तुम भी जाओ वहाँ घूमने के लिए, इससे उनका जीडीपी बढ़ेगा। एक दूसरी घटना उसी के 4 दिन बाद फ्रांस की है। मामला ये था कि टिकट हमारी थी एक जगह से दूसरी जगह की, और बाद में हमारा विचार बना कि हम बीच में रुक के एक शहर और देख के बाद की ट्रेन से जाएं। तो मैंने फ्रेंच रेलवे स्टेशन के एक अधिकारी से पूछा। अब मुझे तो फ्रेंच नहीं आती, उन्हें हिंदी भी क्यों आएगी, पर मेरा अनुमान था कि अंग्रेजी आती होगी। तो मैंने अंग्रेजी में पूछा, उन्होंने घूर के देखा, बोले कि कांट यू स्पीक फ्रेंच? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया और कहा, इफ़ यू कांट स्पीक फ्रेंच आई कांट स्पीक इंग्लिश। ये इंग्लिश में कहा, और ये एहसास दिला दिया कि अगर फ्रांस में आए हो तो फ्रेंच आनी चाहिए। और वो व्यवहार मुझे आज तक चुभता है। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हर टूरिस्ट कैसे आपकी भाषा सीख के आएगा? तो बेंगलोर में, दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में जो टैक्सी वाला है, होटल वाला है, उनकी जिम्मेदारी है कि 4-5 भाषाओं के कुछ कुछ शब्द सीख लें। लेकिन अगर मुझे बेंगलोर में जाना पड़े, मान लीजिए 3 महीने के लिए, या नौकरी करने के लिए जाना पड़े, या रहने के लिए जाना पड़े, तो जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। मैं रोज़ वहाँ के लोगों से बात करूँगा, और मैं हर बार उन्हें क्यों असहज करूँ भाई? ले दे के 10, 20, 25 शब्द होते हैं जिनसे काम चल जाता है। अगर वो 20 शब्द मैं याद कर ही लूँगा और बातचीत थोड़ी कर लूँगा, और आप देखेंगे कहीं भी विदेश में या देश के दूसरे हिस्सों में, जहाँ आप उनकी भाषा में टूटे फूटे 4 शब्द बोलेंगे, वो इतना खुश होंगे और इतने कोऑपरेटिव हो जाएंगे कि आपको घर तक पहुँचा के आएंगे उसके बाद। ये वैसे ही है कि आपके इलाके में कोई अंग्रेज़ आके हिंदी बोले टूटी फूटी, आपका मन करेगा मैं इसके लिए क्या ना कर दूँ। तो मैं हिंदी जानता हूँ, इसलिए मैं बेंगलोर में हिंदी ही बोलूँगा, इस जिद की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे वहाँ रहना है 3 महीने, 6 महीने मान लीजिए रहना है। एक बैंक अधिकारी एसबीआई में कुछ दिन पहले घटना हुई। उस बैंक अधिकारी ने बेंगलोर शहर में एक कस्टमर से ये कहा कि मैं इंडिया में रहती हूँ, हिंदी में ही बोलूँगी, कन्नड़ में नहीं बोलूँगी। अब ये एक पॉलिसी का मामला है। सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक में कौन लोग आएंगे? वहाँ के लोकल्स आएंगे। उन लोकल्स को हिंदी क्यों आएगी? एक लोकल सर्विस अगर सरकार दे रही है तो जिस भी इलाके में देंगे वहाँ की भाषा में होनी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम भी यही है कि किसी भी सरकारी बैंक में, प्राइवेट तक में वो कहते हैं कि बैंक में ऐसे कर्मचारी ज़रूर होंगे जो वहाँ की भाषा में लोगों से बात कर सकते हैं, और पब्लिक डीलिंग वही लोग करेंगे। तो हम हिंदी वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नियमों को भी खारिज कर देंगे। भाषा बहुत सेंसिटिव मामला होता है, और भाषा के मामले में कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा मिजाज ऐसा हो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि प्रॉब्लम बढ़े। तो 3 बातें। पहली बात, ऐसी बातें कौन भड़काते हैं? जो ऐसा करते हैं जनरली वो भोले भाले लोग हैं, उनसे बहुत नाराज़ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, हमें कानूनन नहीं घबराना है। कोई बदतमीज़ी करे, हमला करे, पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए उसकी, ताकि दबाव उन पर भी हो। लेकिन अगर मैं टूरिस्ट की हैसियत से नहीं जा रहा हूँ और मुझे वहाँ रहना है लंबे समय तक, तो बेहतर है कि कुछ शब्द मैं सीख लूँ, ताकि अंतिम रूप से तो जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ संवाद होना चाहिए ना। तो मेरा मानना ये है कि जहाँ आप जाएं, बी ए रोमन व्हेन इन रोम, नॉट फॉर 2 days, बट इफ़ यू आर इन रोम फॉर 10-15 days, ट्राई टू बी रोमन। ये कहने का भाव है। कुछ मेरे फ्रेंड्स सर बेंगलोर